हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम उत्परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जीवों के जीन, क्रोमोसोम संरचना अथवा क्रोमोसोम संख्या में अचानक होने वाला वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे किसी भी जीवधारी की कोई कोशिका है, उसके केंद्रक में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। ये केंद्रक है, यहाँ पर इस तरह से क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं और क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनका एक कोई पर्टिकुलर कार्य है, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो या जीन्स में कोई परिवर्तन अगर हो जाए या क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव आ जाए, इसमें डीएनए कम या अधिक कभी कभी हो सकता है, या क्रोमोसोम की संख्या में ही बदलाव हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या कम या अधिक हो जाए किसी कोशिका में। जैसे मनुष्य में एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 है सोमेटिक सेल्स में, अगर इसकी संख्या 45 हो जाए, एक कम, या 47 एक अधिक हो जाए, तो इस तरह से किसी भी जीवधारी के जीन में परिवर्तन, क्रोमोसोम संरचना में परिवर्तन या क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वंशागत होता है, तो इसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। ह्यूगो डी व्रीज ने सर्वप्रथम इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथेरा लेमार्कियाना पौधे में उत्परिवर्तन की खोज की। ह्यूगो डी व्रीज नामक साइंटिस्ट, इन्होंने उत्परिवर्तन के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारे पौधों पर इन्होंने अध्ययन किए और इन्हें उत्परिवर्तन का जनक या फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। उत्परिवर्तन के प्रकार, अगर हम बात करें किसी भी जीवधारी के शरीर में जीन्स में अगर कोई बदलाव होता है या जीवधारी के शरीर के क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, जीन्स में भी परिवर्तन हो सकता है या क्रोमोसोम्स में परिवर्तन हो सकता है, तो इस आधार पर उत्परिवर्तन को हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। नंबर पहला गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन। पहला हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन के विषय में। जीवों के गुणसूत्रों की संख्या, किसी भी जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में एक सोमेटिक सेल्स में गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो प्रत्येक व्यक्ति के सोमेटिक सेल्स में या दैहिक कोशिकाओं में एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होगी, यह एक नियत होती है। तो जीवों के गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है या क्रोमोसोम की संरचना में अगर कोई परिवर्तन होता है, तो इसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि गुणसूत्र की संख्या में अगर परिवर्तन होता है, तो एक तो ये परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा संरचना में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये दो प्रकार का हो सकता है। नंबर पहला संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पहला है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीवों के मूल गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मनुष्य की एक जो सोमेटिक सेल है, मनुष्य में जो सोमेटिक जो सेल है या जिसे हम दैहिक कोशिका कहते हैं, एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2n बराबर 46। जैसे क्योंकि जो एक कोशिका है सोमेटिक सेल, ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये एक डिप्लॉइड कोशिका होती है, और इस डिप्लॉइड कोशिका को हम 2n से दर्शाते हैं। इसमें n का तात्पर्य है 23, क्योंकि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम एक जो सोमेटिक सेल होती है, तो इसीलिए n बराबर 23, इसीलिए 2n बराबर 46। यहाँ पर जो ये जीवों की मूल गुणसूत्र की संख्या, मूल का मतलब हुआ कि सोमेटिक सेल में कुल क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 46 है, तो 46 को हम क्या कहेंगे? मूल संख्या कहेंगे, या 2n को मूल संख्या कह सकते हैं। कि जीवों के मूल गुणसूत्र की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है, तो उसे
संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे 2n में कोई परिवर्तन होता है, 2n में एक 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अगर 2n-1 हो जाएगा तो क्या होंगे, 45 क्रोमोसोम की यहाँ पर संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी जीवधारी के जो मूल क्रोमोसोम की संख्या है उसमें परिवर्तन, उसमें अधिकता या कमी अगर हो जाती है तो उससे जो उत्परिवर्तन होगा उसे हम संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है यह पुनः दो भागों में से हम बांट सकते हैं। नंबर पहला, एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी, क्योंकि अगर हम इसी चैप्टर में आगे कुछ टर्म्स ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो वहां पर इसका जिक्र होगा, इसीलिए इन टर्म्स को समझना काफी आवश्यक हो जाता है। तो जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है यह पुनः दो प्रकार से इसे हम बांट सकते हैं। पहला, एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी, कायिक क्रोमोसोम की मूल संख्या 2n में एक क्रोमोसोम की अगर कमी हो जाती है तो उसे एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, तो एक क्रोमोसोम की अगर कायिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी तो उसे हम मोनोसोमी कहेंगे। उदाहरण के लिए मनुष्य में क्रोमोसोम, कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो एक अगर 46 में से कम कर देंगे, एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है, तो यहाँ पर 45 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 46 को हम 2n से दर्शा रहे हैं। तो 2n में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी तो हम 2n-1 कह सकते हैं। तो मोनोसोमी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2n-1। दूसरा है एकाधिक सूत्रता या ट्राइसोमी। ट्राई का मतलब एक अधिक, तो एक अधिक सूत्रता, हिंदी में आप समझ सकते हैं एक अधिक सूत्रता। कहने का तात्पर्य, यदि किसी भी जीवधारी के कायिक क्रोमोसोम की मूल संख्या 2n में एक की अधिकता होती है, एक क्रोमोसोम अधिक होता है उसकी जीवधारी के कायिक क्रोमोसोम की मूल संख्या में एक क्रोमोसोम अधिक अगर पाया जाएगा तो इस स्थिति को एकाधिक सूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। कायिक क्रोमोसोम की मूल संख्या अर्थात 2n में अगर एक क्रोमोसोम की अधिकता होती है तो इसे ट्राइसोमी या एकाधिक सूत्रता कहते हैं, और इसे हम 2n+1 से दर्शाते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर में। मोनोसोमी क्या है, किसी भी जीवधारी के बेसिक जो क्रोमोसोम के नंबर्स हैं जैसे 2n है उसमें एक की कमी को हम मोनोसोमी कहेंगे। अगर जो बेसिक क्रोमोसोम की संख्या है 2n, उसमें अगर एक क्रोमोसोम अधिक होगा तो इसे हम ट्राइसोमी कहेंगे। फिर अगला आता है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। किसी भी जो गुणसूत्र है, किसी भी जीवधारी के जो क्रोमोसोम है उनकी संरचना में अगर कोई बदलाव होता है तो उसे हम संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला परिवर्तन संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। यह कैसे हो सकता है, कोई भी क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में अगर डीएनए डुप्लीकेट होता जाएगा, अचानक से डीएनए द्विगुणन हो जाएगा तो डीएनए का कुछ पार्ट इसमें जुड़ गया तो ये क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव आ जाएगा। या कभी कभी क्या हो सकता है कि ये इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ से हट गया, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट डिलीट हो गया, हट गया, तो भी क्रोमोसोम की संरचना में बदलाव आ जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी कारणवश क्रोमोसोम की संरचना में ही परिवर्तन आ जाता है तो उस जीवधारी में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि वंशागत होते हैं। तो ये हायर क्लासेस में इस विषय में आप लोग पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं। अब अगला जो टॉपिक है वो है जीन उत्परिवर्तन। एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी जीवधारी के जीन की संरचना में हुए बदलाव को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया कि किसी भी जीवधारी के सेल कोशिका के केंद्र के अंदर क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं और क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, और डीएनए के छोटे छोटे जो खंड हैं जिनका कोई एक विशेष कार्य होता है उन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो इन जीन की संरचना में अगर कोई बदलाव होता है तो उसे उत्परिवर्तन, उस उत्परिवर्तन को हम जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन किस तरह से होता है? जीन उत्परिवर्तन किसी डीएनए के नाइट्रोजन क्षार युग्मों में हुए उलटफेर से उत्पन्न होता है। अगर हम बात करें डीएनए की, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए की संरचना के विषय में, थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ में समझा देता हूं कि डीएनए जो है, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है नाइट्रोजन जो बेस होता है, जो नाइट्रोजन बेस होता है या नाइट्रोजन जो क्षार होता है वो, और दूसरा शर्करा, और तीसरा
फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। तो इन नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनमें से कोई भी एक उसको हम नाइट्रोजन क्षार कह रहे हैं। तो नाइट्रोजन क्षार, दूसरा शर्करा और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो ये जो तीन हैं, इनसे किसका निर्माण होगा? इनसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। अब जो ये जो डीएनए है, डीएनए में क्या चीजें होंगी? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार युग्म होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको दिखाएं, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। जैसे ये एक डीएनए का पार्ट है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, अगर हम इस तरह से दिखाएं डीएनए में, क्योंकि डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स एक क्रम में लगे रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ पर केवल नाइट्रोजन क्षार युग्म दिखाया गया है। तो अगर कोई भी नाइट्रोजन क्षार युग्म में उलटफेर होता है, या तो यहाँ से ये हट जाए या ये और डुप्लीकेट हो जाए, तो इस तरह से जीन की संरचना में बदलाव हो जाएगा, जीन का कार्य भी बदल जाएगा। तो इस तरह से जीन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसी में अब एक अगला जो टॉपिक है, ये है बिंदु उत्परिवर्तन। एग्जाम में अक्सर बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन के विषय में पूछा जाता है। ये जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। ऐसा जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन, विलोपन या निवेशन होता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें AGCT, 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 इस तरह से ये जो नाइट्रोजन क्षार युग्म हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ से जो तीन का नाइट्रोजन का क्षार युग्म होता है, तीन का जो एक ग्रुप बना हुआ है, ये तीन नाइट्रोजन क्षार युग्म मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। फिर समझिए, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये क्रम से जुड़े रहते हैं लगातार, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से जुड़े रहते हैं, और ये तीन नाइट्रोजन क्षार युग्मों का एक ग्रुप बनता है, और एक ये जो ग्रुप होता है एक अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे AGCA एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, TAG दूसरे को कोड करेगा, इस तरह से एक क्रम में लगे रहेंगे, तो ये अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करेंगे। यदि इनमें से कोई भी एक नाइट्रोजन क्षार युग्म यहाँ से रिप्लेस हो जाए, इसके स्थान में कोई दूसरा आ जाए, या यहाँ से ये डिलीट हो जाए, या यहाँ पर एक कोई अचानक से कोई और ऐड हो जाए, तो इस तरह से जो भी एक पर्टिकुलर बिंदु पे, जीन्स के एक पर्टिकुलर बिंदु पे, एक ही केवल सेंटर पे या एक स्थान पर अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। फिर समझिए, ऐसा जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन हो जाता है, कहने का तात्पर्य वहां से, जैसे यहाँ से जी हटके कोई इसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाए, या विलोपन हो जाए, या जी हट जाए कुछ इसके स्थान पर ना आए, या निवेशन, या कोई नई चीज और आ जाए, तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। तो बिंदु उत्परिवर्तन एक पर्टिकुलर स्थान पर होता है। उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो कोडोन होता है GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन होता है। यहां पर ध्यान से सुनिए, जो GAG है, यहां पर जो GAG है, यहां पर जो A है, A मीन्स एडेनिन है, एडेनिन यहां पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एडेनिन यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और एडेनिन के स्थान पर अब यहां पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाता है। तो GAG तो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। GAG एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, और उस अमीनो अम्ल का नाम है ग्लूटामिक अम्ल। GAG एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, उसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन जब GAG में A केवल हट गया, केवल एडेनिन हट गया, और एडेनिन के स्थान पर यहां पर क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। तो यहां पर क्या हो गया? GUG हो गया। अब GUG ग्लूटामिक अम्ल को कोड नहीं करेगा, ये किसको कोड करता है? ये कोड करता है वेलिन को। वेलिन
अमीनो एसिड को कोड करता है, वेलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। जिसकी वजह से अब ग्लूटामिक अम्ल यहां पर ना आकर क्या चीज जुड़ जाएगी, वेलिन अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो संरचना थी वह विकृत हो जाएगी। इसकी वजह से जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है, इनका शेप बाइकॉन्केव न रहकर, जैसे थोड़ा सा जो गोलाकार टाइप के थे वो न रहकर अब ये सिकल शेप्ड हो जाएंगे, हंसियाकार हो जाएंगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन कैपेसिटी या ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी इनमें कम हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी में काफी जो हार्ड वर्क है वो कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो सिकल सेल एनीमिया है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है।